1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर स्कोडा इफ़ यू आर वाचिंग दिस, प्लीज़ एमजी मत बनो यहाँ पे। तो इसी रेंज में जो आप कॉम्पिटिटर की गाड़ियाँ देखते हो, आपको जो क्विक ओवरटेक्स चाहिए हाईवे में, ड्राइव पहाड़ों की आती है तो बॉडी रोल की भी बात आती है। एक गाड़ी जब आप चलाते हो आपको अच्छी इंजन चाहिए वो, बट इसके पास कोई प्रोविजन नहीं है। उन्होंने भी बहुत स्मूथली मेरा वारंटी में एक हेडलाइट बदल दिया। फिलहाल इथेनॉल की अगर बात करूँ तो स्कोडा ने, हेलो कैसे हो आप लोग, एक मस्त से लोकेशन में आ गए हैं। हमारे साथ है हमारी स्लाविया जो कि 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। इस लोकेशन में आपने मेरे को पहले देखा होगा, आज से 4 साल पहले जब मैंने गाड़ी लिया था ना, फर्स्ट 2000 किलोमीटर के बाद मैं एक रिव्यू शूट करने के लिए आया था, तब ये जगह हमने ढूंढी थी। आज भी ये जगह ऑलमोस्ट वैसी है। मानसून आया नहीं है मुंबई में, बट ठीक है हम आ गए यहाँ पे। तो फिलहाल 1 लाख की जो जर्नी है, मैं मतलब रुक नहीं पा रहा था कि आपके साथ कैसे शेयर करूं। 2022 में जब मैंने मई में ये गाड़ी लिया था ना, तब मेरा है ना लद्दाख का प्लानिंग चल रहा था। हम लोग I-20 से इसमें स्विच किए थे। तो ये गाड़ी है ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेके इधर लेफ्ट में गुजरात, पूरा इंडिया कवर कर चुका है। और महाराष्ट्र के इर्द गिर्द ऐसे घुमा है ना, ये केरला के मुजफ्फरनगढ़ बीच में ड्राइव किया हमने। मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं। पता नहीं ऐसे बोलने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन टॉपिक पे आते हैं। पहले जो चैनल पे नए हो, ये है स्कोडा स्लाविया 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ये है स्टाइल वेरिएंट जो कि 2022 में आती थी, अब नहीं आती है, लेकिन गाड़ी भाई ज़बरदस्त है। 1 लाख चला लिया कैसे मक्खन के तरह 4 साल में, मेरे को पता ही नहीं चला। मेरा फ्लाइट ट्रेवल इतना कम हो गया है। फिलहाल मैं आपको है ना थोड़ा सा फ्लैशबैक पे लेके जाता हूँ। हम चलाते थे Hyundai की I-20 पेट्रोल, और जब मैंने वो गाड़ी खरीदी थी ना, मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। बैठ के अच्छा लगा, बट इतना अंडर पावर, सेफ्टी का इशू दिमाग में घूम रहा था। फिर हमने चेंज का सोचा, तो बहुत सारी गाड़ियाँ सोचे हम लोग, कंसीडर किए। वी वर नॉट कॉन्स्ट्रेंड विथ एनी ब्रांड। हमने MG से लेके, टाटा से लेके, Hyundai फिर से रिविजिट किया, स्कोडा, मतलब सब कुछ देख लिया। तो हमने इनिशियली शुरू किया था Hyundai क्रेटा से, बिकॉज Hyundai का सर्विस वगैरह हमको अच्छा लग रहा था। देन क्रेटा के बाद हम गए, चलो सफारी ट्राई कर लेते हैं। सफारी हैरियर दोनों चला लिया। उस समय उसका डीजल, एक्चुअली मुझे डीजल चाहिए था बिकॉज मैं बहुत ड्राइव करता था, बट सफारी और हैरियर का स्टीयरिंग इतना टाइट था ना, फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था एक्चुअली। फिर MG में गए। MG पेट्रोल तो मज़ा नहीं आया, बट MG डीजल वॉज रियली ऑसम। बट वो पूरा डिजिटल गाड़ी लग रहा था। फिर सब कुछ सोच के ना, मैं स्कोडा कुशाक चलाने गया जब कुशाक लॉन्च हुई, एंड आई रियली लव्ड कुशाक। बट आपको पता है मेरे साथ रिया भी हमेशा ड्राइव में रहती है, उसको है ना उसका डायल मज़ा नहीं आ रहा था, और मैं ज़्यादा डायल पे सोचा नहीं था। फिर हम लोग सोच रहे थे इतना महंगा लेंगे, I-20 से अपग्रेड कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ना आउटडेटेड लग रहा था। देन वी हर्ड ऑफ कुशाक मोंटे कार्लो, वो आ रही थी, तो हम सोचे कि थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। फिर कुशाक मोंटे कार्लो का इंतज़ार करते करते है ना, स्लाविया लॉन्च हो गई, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक सेडान लूँगा। तो ये जो गाड़ी है ना, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 179 mm, और मैं आपको बता दूं इनोवा में 178 आती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से भाई ये इनोवा के बराबर की है। एंड फिर मैंने स्कोडा को बोला भाई दोनों गाड़ी मुझे बैक टू बैक चाहिए, कुशाक भी चाहिए, स्लाविया भी चाहिए। एंड दे वेर लाइक, एकदम उन्होंने मेरे बात पे है ना दोनों गाड़ी बैक टू बैक अरेंज किया। तब हम रहते थे कांदीवली, अगर आप मुंबई से आपको मालूम होगा, बोरीवली के ऊपर नेशनल पार्क के ऊपर पहाड़ी है, तो हम पूरा पहाड़ी में गए, दोनों गाड़ी बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव लिया, बॉडी रोल देखा, सब कुछ इवेलुएट किया, ब्रेकर्स में कूदा है। फिर हमने फाइनली प्रोज एंड कॉन्स मैप करना शुरू किया, छोटे से छोटी चीज़ों को देखा। लाइक हम दोनों शायद 1-1.5 घंटे वहाँ पे टिश्यू पेपर लेके उसमें राइटर भी बना रहे थे। कुशाक में जो स्पेयर आती थी वो एक साइज़ छोटी आती थी, हमने वो भी कंसिडर किया। फिर बूट साइज़, ग्राउंड क्लियरेंस, हम कितना पहाड़ों में जाने वाले हैं, कितना ऑफ रोड करने वाले हैं, कितना ये कवर करेंगे, ये सब हमने कंसिडर किया था। वैसे मेरा मन तो 4x4 का था, बट सिंस मैं 17-18 लाख में कुछ देख रहा था, तो मेरा 4x4 बजट में कुछ बैठ नहीं रहा था, और थार और गुरखा मेरे को लेना नहीं था। हमने स्लाविया में फिर अपना डिसीजन बना लिया, बिकॉज फ्रंट व्हील ड्राइव ही लेना है, और इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस के साथ पहाड़ों में अगर इनोवा चलती है, तो इतनी ही ग्राउंड क्लियरेंस के साथ स्लाविया क्यों नहीं चल सकती। अगर आपने मेरा लद्दाख का व्लॉग देखा है, आपको पता है मैं पूरा घर लेके लद्दाख गया था। मैं, रिया, फिर एक और पैसेंजर मेरे दोस्त स्वरूप पीछे थे, तो 3 लोगों के साथ हमने कभी कभी एक सीट गिराया था, सीट के ऊपर सामान रख दिया था। तो सब कुछ लेके हम पूरा घर लेके पूरा लद्दाख में 18 दिन का ट्रिप करके आए। वो मनाली की जो टूटी फूटी सड़कें नहीं थी एक्चुअली, वो पत्थर के ऊपर हम चला रहे थे। तो वो जो एक्सपीरियंस है, और वो पहले है ना वो फियर रहता है। तब गाड़ी सिर्फ 5000 किलोमीटर ही थी जब हम लद्दाख गए। फिर लद्दाख में हमने इतना 17-18 दिन ऑफ रोडिंग किया, गाड़ी फंसी भी थी। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग है लद्दाख का, मुझे ध्यान है उस समय इनोवा फंस गई थी, ट्रैवलर फंस गए थे, बट भाई अपना स्लाविया
एकदम निकल गया। बट बोलते हैं ना, बहुत बार ड्राइवर के ऊपर होती है, गाड़ी के ऊपर होता है, तो सब मिला जुला के था वहाँ पे सिनेरियो। इतना पानी था, हम लोग मतलब क्या, मैं ही था और कौन, और ये जीन्स वीन्स ऊपर करके पानी में, ठंडे लद्दाख के पानी में जाके देखा भाई पत्थर कहाँ कहाँ है, देख के प्लान करके वैसे निकाला। पहाड़ों में क्या होता है ना, मतलब मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक गाड़ी से जा रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ों की कहानी है, पहाड़ों की कहानी शुरू होती है ना, रुक नहीं सकते। पहाड़ों में क्या होता है, जब आप दिन में सुबह सुबह निकलते हो तो ग्लेशियर्स मेल्ट कम होती है एंड वाटर क्रॉसिंग में पानी कम रहते हैं, तो हमने उस चीज़ का एडवांटेज लिया। और साथ में इसका जो 1.5 का जो इंजन पावर था वो मुझे बहुत हेल्प किया। शायद DSG होता तो मैं कर पाता नहीं पता, बट मैं उसको टर्बो रेंज पे रख के हमेशा निकालता था। मतलब मेरे को आज भी वो ड्राइव याद है, भले ही 4 साल पुरानी हो। दिस वाज लाइक अगस्त 22, बट स्टिल आई कांट फॉरगेट दैट। फिर उसके बाद ट्रिप का तो हम लोग छोटे मोटे तो करते रहते हैं। गोवा तो भाई ये गाड़ी कितनी बार गई है हमसे ज़्यादा इसी को पता है। गोवा ये सब करते करते फिर हमने सोचा कि चलो कोस्टल प्लान बनाते हैं। ये NH66 है अपना, जो पनवेल से शुरू होता है, कन्याकुमारी में जाता है। इसी में हम शुरू कर दिए अपने लॉन्ग ब्लॉक लिव में। तो फिर पहले हम लोग गोवा में एक रात रुके, गोकर्णा रुके, ऐसे करते करते ना हम कन्नूर पे रुके। देन वी गॉट टू नो अबाउट मुजफ्फरनगर बीच। ये जो मुजफ्फरनगर बीच है ना, ये एशियाज लॉन्गेस्ट ड्राइव इन बीच है। वहाँ पे हम गाड़ी को लेके गए और पूरा 4 किलोमीटर के बीच में गाड़ी चलाई, मस्त से ड्रोन शॉट लिए। वो भी एक मेमोरी मेरे को हमेशा याद रहेगा। एंड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप टुवर्ड्स द कोस्ट, पेनिनसुलर इंडिया जो है ना, वहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में थोड़े डॉट्स है, तो वहीं पे अपना धनुषकोडी का रास्ता जाता है। लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है अरिचल मुनाई, वहाँ तक हम अपने गाड़ी को लेके गए। एंड उस लास्ट पॉइंट से फिर हम घुमा के गए पूरे पहाड़ों में, कन्नूर, ऊटी, वहाँ पे एक अलग ही नीलगिरीज में ड्राइव किया। और बॉडी रोल वगैरह, हाँ, जब ड्राइव पहाड़ों की आती है तो बॉडी रोल की भी बात आती है। बॉडी रोल इतना अच्छा कंटेंट है। एंड फ्रंट सीट्स के लिए मैं चलिए, हाँ पीछे है तो आपको थोड़ा फील होगा। मेरे हिसाब से अगर आपके पास स्लाविया है, आप पीछे बैठते हो, तो आप पीछे है ना सीट बेल्ट लगा के ही बैठना, ऐसे हमेशा बैठना चाहिए, तो आपको वो थोड़ा बेटर रखेगा। तो सामने का सीट का आपका एकदम बहुत मस्त है। वेंटिलेटेड सीट्स के साथ ये जो मेरे को कंफर्ट देता है, दिस इज अनपैरेलल। कन्याकुमारी वाले ट्रिप में और लद्दाख वाले ट्रिप में एक चीज़ तो क्लियर हो गया भाई, गाड़ी का लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट अलग ही है। इसका जो सीट है ना, सीट बहुत फर्म है, तो आप जब लंबा एट स्ट्रेच चल रहे हो, और जो मैं बॉडी रोल का बोल रहा था, मतलब सीट्स कैसा है ना, इसका थोड़ा बकेटेड है, और वो बकेटेड सीट्स के साथ वो आपको कंटेन रखता है। जैसे आप गाड़ी इधर इधर ऐसे घुमाओगे ना, तो इधर से एक प्रेशर, इधर से एक प्रेशर। जब आप लेफ्ट घुमाओगे तो राइट आपको कंटेन करेगा, राइट घुमाओगे तो लेफ्ट आपको कंटेन करेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और साथ में वेंटिलेटेड सीट्स एंड फर्म सीट्स के वजह से है ना, हम 18 घंटा 20 घंटा कंटिन्यूअस ड्राइव कर रहे थे। और ये अगर जब हम बोले लद्दाख से लौट रहे थे तो हमने जयपुर मुंबई नॉन स्टॉप किया, और जब हम लोग कन्याकुमारी से लौट रहे थे फिर हम लोग बेंगलोर मुंबई नॉन स्टॉप किए। बोथ वेर कंफर्टेबल। पूरा नाइट ड्राइव में बीम क्या पड़ता है भाई, पूरा अगर मैं क्लिप होता है डाल देता हूँ, एकदम वाइट LED लाइट्स बहुत औसम होते हैं हाईवेज पे। तो आपको रात के ड्राइव में कोई चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम इसका सीट कंफर्ट बोलते हैं ना, एक और चीज़ बताना बनता है, जो इसका लंबर सपोर्ट है, जो आपका थाई के नीचे जो सपोर्ट है, भाई मक्खी आ रहा है पता है तो थाई के, गर्मी भी बहुत है यार, तो थाई के नीचे जो सपोर्ट है ना, वो अलग ही लेवल का है। तो इसके वजह से शायद ये हम लोगों को लॉन्ग ड्राइव में कंटेन रखता है। दूसरी चीज़ आती है इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स। तो इसका जो स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग रेस्पॉन्स है, वो एकदम आपका प्रिसाइज है, जो मैं एक्चुअली फील कर पाता हूँ। बट इसमें एक चीज़ क्या है ना, इसने जो टायर्स दिए थे C8 के, एक है ना, अब तक मैंने कितने टायर वायर चेंज एंड गाड़ी में सब चेंजेस किए थे, ये एंड ऑफ द वीडियो में बताता हूँ। वो ओनरशिप कॉस्ट के एक मैं सेक्शन बना रहा हूँ अलग से। तो इसका जो टायर इनिशियली आया था C8, वो अच्छा था, बट व्हेन आई चेंज इट टू मिशलिन, मेरा एक्सपीरियंस और बढ़ गया। तो मिशलिन के टायर के साथ मेरा इसका जो कंट्रोल, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो गया, स्टीयरिंग और ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। रिसेंटली है ना, मैंने 2 हफ्ते पहले ये अपना ईवो इंडिया के साथ एक ड्राइव था डस्टर का, तो वो मैं एक्सपीरियंस करने गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट इंजन इसके टक्कर का है, इसलिए मेरा उसके बारे में बताना बनता है। भले ही इंजन मस्त है, लेकिन जो कंट्रोल और एवरीथिंग है ना, मुझे स्लाविया का जर्मन स्टिल विन ओवर डस्टर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे गाड़ी वो भी अच्छी है। फिलहाल है ना, आपको एक और ट्रिप के बारे में बता देता हूँ। दैट वाज फॉर द नॉर्थ ईस्ट। इसके लिए मैं बहुत प्लान कर रहा था, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बट वी वेंट टू नॉर्थ ईस्ट इन मानसून, जो कि जाना नहीं चाहिए। अक्टूबर में हम ड्राइव कर रहे थे टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश। फिर जो मुंबई से कॉन्टीन्यूअस जो शुरू हुआ ना, 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप, पहले दिन में हमने जबलपुर खींच दिया था, तब समृद्धि तो पूरी ओपन भी नहीं हुई थी। देन जबलपुर के बाद हम लोग सीधा वो वाराणसी वाला रास्ता होके पूरा जो नॉर्थ बंगाल है ना, नॉर्थ बंगाल पहुंच चुके थे। वहाँ पे चाय के बागानों में से ड्राइव करते हुए 1.5 TSI इंजन
सोचो जब टॉर्क में होती है हाईवे में कितना मस्त रहता है। ये सिटी के लिए नहीं बनी ही नहीं है ये इंजन, मतलब एकदम हाईवे में आपको बहुत मज़ा देगा। देन उसी रास्ते पकड़ के हम चले गए थे तेजपुर असम में। वहाँ से हम गए अरुणाचल प्रदेश तवांग, वहाँ पे हमने स्टे किया, परमिट्स निकाली गाड़ी की। फिर हम गए बुमला पास जो कि चाइना बॉर्डर में है। तो स्लाविया हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट के ड्राइव में इट वेंट टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया विद चाइना एट बुमला पास। तो बुमला पास के बाद हम वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हुए माधुरी लेक ये सब घूम के पूरा अरुणाचल का वो पार्ट कवर करके सेला पास वगैरह होके 13,000 में देन वी वेंट टू कहाँ, मेघालय, अनदर कॉर्नर ऑफ इंडिया, अनदर बॉर्डर ऑफ इंडिया, डाउकी बॉर्डर विद बांग्लादेश। वहाँ पे गए, मस्ती किया, आ गए। जब पासेस की बात कर रहे हैं उमलिंगला का जिक्र तो बनता ही है ना, दैट इज़ इवन हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। तो वहाँ पे भी हम स्लाविया को लेके गए जहाँ पे रास्ते नहीं थे, ऑफरोडिंग पे ऑफरोडिंग, गूगल मैप में कुछ जिक्र नहीं था। एक लामा जी को उठा लिए थे लद्दाख से। मतलब इतनी कहानियाँ, मैं कहाँ शुरू करूँ कहाँ रुकूँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ जब मैंने आपसे बात करना शुरू किया। तो जो वो सीरीज़ नहीं देखे हो 2022 के हैं लेकिन अपनी जर्नी है, मैं भी सोच रहा हूँ उसका शॉर्ट्स फिर से डालूँ तो एटलीस्ट क्या है ना, मेरी भी मेमोरी रिफ्रेश होगी, आपकी भी मेमोरी रिफ्रेश होगी। बट स्टिल आप चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हो, मैंने पूरे प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। तो जितना मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, सब आपका पॉजिटिव्स ही है गाड़ी का। बट इसके साथ क्या होता है ना, एक ट्रिप में आप जब जाते हो आपको एक अच्छी म्यूज़िक सिस्टम भी चाहिए। तो स्लाविया का एक मस्त सा इंसिडेंट भी है। तो स्लाविया का है ना, बूट में एक मस्त सा ऊपर है ऐसा टायर के बीच में। तो इसका इंसिडेंट क्या हो रहा था, जब हम लोग लद्दाख से लौट रहे थे ना, तो हाईवे में अपनी टायर कट गई। हम लोग डिनर विनर करके सो गए थे, फिर रिया ड्राइव कर रही थी, हम लोग मतलब मैं सो गया था, रिया ड्राइव कर रही थी। एंड देन व्हाट हैपेंड इज सडनली मैंने कुछ तो फील किया, वो दो ट्रक के बीच में से ऐसे ओवरटेक मारा, एक गड्ढा था, पॉटहोल था, पूरा लेफ्ट टायर कट गया, खत्म। गाड़ी सिर्फ 5 ही महीने पुरानी थी, मुझे तो स्टेफनी चेंज करना आता था, गाड़ी का स्पेयर चेंज करना आता था, बट वही ऊपर मेरे बीच में आ गया। और ऊपर कैसे खोलना है वो मैंने सीखा नहीं था। और उसके ऊपर हम देखें तो जर्मन में लिखा है, जू ज़ेन लिखा हुआ है। अब जर्मन तो हम बोलना नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। फिर हमने उसका मैनुअल निकाला रात को 11 बजे, आई थिंक वडोदरा के आगे कहीं हाईवे के साइड में। फिर पूरे डिक्की से सामान निकाले, फिर ऊपर कैसे निकालते वो सीखा, ऊपर निकाला, फिर टायर वायर चेंज किया। एंड गुड पार्ट इसमें क्या होता है ना कि इसकी पांचों टायर सेम साइज़ की थी, तो इसलिए मेरे को उतना दिक्कत नहीं हुआ। फुल स्पीड फिर भगा भगा के वहाँ से सीधा मुंबई पहुँचे। एंड ये टायर वायर चेंज करके 24 घंटे का ड्राइव हो गया था। दैट वाज वेरी कंफर्टेबल। एंड जब लंबे ड्राइव की बात करूँ ना, टर्बो में एक चीज़ मैंने बहुत सुना हुआ है। सी आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, बट इंजीनियरिंग में भूल चुका हूँ, बहुत पहले पढ़ाई की थी। टर्बो में मैंने एक चीज़ सुना हुआ है जनरली कि टर्बो फेलियर बहुत होता है जब आप 300-400 किलोमीटर के ऊपर कंटिन्यूअस गाड़ी टर्बो रेंज में चलाते हो तो। बट मुझे है ना वो स्लाविया के साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, बिकॉज ऐसा है ना, गाड़ी ने कभी रिलायबिलिटी इशू दी नहीं, हम जहाँ भी गए कभी फंसे नहीं। हाँ, गाड़ियाँ में इश्यूज आई, बट ऐसा था कि चलो मुंबई जाएंगे सर्विस सेंटर दिखा देंगे, इस टाइप के इश्यूज थे। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल जब हम लोग यहाँ से दिल्ली जा रहे थे ना, मेरे को ध्यान है हम लोग मुंबई से रात को 2:30 बजे निकले, बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग एक्चुअली टू कनाताल। कनाताल का व्लॉग जस्ट महीना 2 महीना पहले मैंने डाला था। ये उत्तराखंड में ऋषिकेश से भी आगे है, तो मस्त सा हिल स्टेशन है। तो हम लोग सोचे कि मुंबई से दिल्ली नॉन स्टॉप करते हैं, विंटर का टाइम था। तो बेस्ट पार्ट की हमने 22 घंटे का कंटिन्यूअस ड्राइव किया था। रात को 2:30 बजे मुंबई से निकले, अगले दिन रात को 12:30 बजे दिल्ली में पहुंचे। नो बैक पेन, नो इनकन्वीनियंस, कुछ भी नहीं हुआ। भाई ये है ना, सब पॉजिटिव्स ही है। बट अगर मैं ओवरऑल बोलूँ ना, एक गाड़ी जब आप चलाते हो आपको अच्छी इंजन चाहिए, वो है इसमें। ड्राइविंग डायनेमिक्स चाहिए, वो है इसमें। फ्यूल एफिशिएंसी हाईवे में तो भाई ज़बरदस्त है, 15-15 का देता है। और एक मैंने रील भी बनाया था जहाँ हमने 22-23 या 24 भी निकाला था इन ए 150 किलोमीटर ड्राइव। फिर इसका क्या होता है ना, जब भी आप हाईवे में गाड़ी चलाते हो, आजकल हाईवे इतने अच्छी बन रही है, समृद्धि हो गया अपना, 120 का तो लिमिट है, कभी कभी आप 130-40 भी चले जाते हो बिना देखे। तो ऐसे सिनारियों में ना आपका एक सेफ गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। और ये गाड़ी है ना, मेरे को हमेशा से सेफ्टी के लिए सोचने का मतलब दूसरा चांस दिया ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिस रेंज में गाड़ी ली है, उस प्राइस रेंज में पूरा एज ए कंप्लीट पैकेज अगर देखूँ तो दिस इज़ द वन। सेफ्टी से लेके, इंजन से लेके, पावर, ड्राइविंग डायनेमिक्स, एवरीथिंग जो भी मेरे को याद आ रहा है ना, मैं स्क्रीन के नीचे डाल दूंगा मेरे एक्सपीरियंस से। फिलहाल अगर इसके शॉर्टकमिंग्स का बात कर लेना, मतलब बहुत ज़्यादा तो देखो शॉर्टकमिंग्स है नहीं। इसका फ्यूल एफिशिएंसी हाईवेज में अच्छा है, बट आपको है ना सिटी में कभी कभी रुला देगा, बिकॉज टर्बो इंजन्स क्या होती है ना, मेजरली वो हाईवे के लिए ही बनी हुई है। तो आपको सिटी में बहुत बार वो टर्बो में अप एंड डाउन होगा, वो जो एफिशिएंसी और वो है ना, वो आपको देगा नहीं। बट एट द सेम टाइम आपको जो पावर चाहिए ना, ये आपको दे देगा। आपको जो क्विक ओवरटेक्स चाहिए हाईवे में, वो आपको दे देगा। डीजल नहीं है, बट आसपास तो दे ही देगा।
दूसरा आता है फॉग में ड्राइविंग। देखो मैंने हर कंडीशन में हर जगह ड्राइव किया है, मैंने नाइट में हेडलाइट्स को अप्रिशिएट भी किया है, बट एट द सेम टाइम मेरे को है ना फॉग में थोड़ा सा इश्यूज होता है। अगर आपको मैं कनाताल के बारे में फिर से बताऊं, जब हम लोग मुंबई से दिल्ली कर रहे थे वो विंटर का सीज़न था और फॉग बहुत थी। एट द सेम टाइम अरुणाचल प्रदेश में जब हम ड्राइव कर रहे थे, वो दिरांग के आसपास वो पतले गली में पूरा फॉग था, कुछ दिख नहीं रहा था उस समय। इसका जो ये होता है ना आपका एलईडी हेडलाइट, वो मतलब कट कर देता है, वहाँ पे है ना बल्ब्स भी कंफर्टेबल होते हैं, बट इसके पास कोई प्रोविजन नहीं है कि मैं फॉग लाइट ऑन रखूँ एंड हेडलाइट ऑफ रखूँ। अगर वो होता तो बहुत अच्छा रहता, तो फॉग में और ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने वैसे है ना कुछ चेंजेस नहीं किए, स्टॉक ही रखा है, तो स्टॉक फॉग लाइट इज़ गुड, बट अगर हेडलाइट ऑफ करके वो कॉम्बिनेशन ला पाता तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ ना, कोई जो गाड़ी है फॉग वाला, वो ट्रक्स होते हैं, उसको अच्छा खासा डिस्टेंस रख के टेलगेट कर लेते हैं, तो आगे गाड़ी रहती है तो आपको कहीं भी विजिबिलिटी का उतना ज़्यादा इश्यूज नहीं होता है। अगर एसी की बात करूँ ना मैं, तो इसका एसी भाई देखो कैसा है ना, मैं Hyundai चलाता था, मैंने दोस्तों के टाटा में भी एसी एक्सपीरियंस किया है। इसका एसी थोड़ा सा तो वन नॉच डाउन है, शायद भाई लोगों ने जर्मनी के हिसाब से बनाया, बट 1.5 इंजन का जो एसी है उतना आपको परेशान नहीं करेगा। तो i20 में अगर मैं 24 में चलाता था, मैं इसको 22 में करके चलाता हूँ जब एक्सट्रीम सन होता है, तो कूलिंग में मे बी 1-2 मिनट लग जाएंगे, बट एक बार कूल हो जाता है तो फ्रंट में तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। हम लोग गर्मी में भी बहुत ड्राइव किए। एक चीज़ क्या है ना, इन्होंने शायद इसको फ्यूल एफिशिएंसी को ट्यून करने के लिए किया है। अगर आप एक स्लाविया ओनर हो या वर्टुस ओनर हो या फिर कुशाक एंड ताइगुन का 1.5 या 1 लीटर इंजन रखते हो, तो आपका है ना ग्लव बॉक्स कूलिंग है, तो ये सब जो एक्स्ट्रा कूलिंग्स है ना, अगर आप ऑफ रखोगे, मुझे लगता है कि केबिन का थोड़ा सा कूलिंग बेटर मिलेगा। बट ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में तो इशू नहीं हुआ, इट वॉज फाइन। सेकेंड इज इसका एसी का जो कंट्रोल्स है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर स्कोडा इफ़ यू आर वाचिंग दिस, प्लीज़ एमजी मत बनो यहाँ पे, हमको टच नहीं चाहिए एसी में। बटन्स, वी वांट आवर बटन्स बैक। वो रैपिड में याद है ना कैसे घुमाते थे, तो वो चाहिए यहाँ पे। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप ड्राइव कर रहे हो, गियर वियर लगा रहे हैं हम ऐसे ऐसे, रोबोट जैसा चलते हैं, देखते हैं, इधर चलाते हैं, बट क्या होता है कि एसी के लिए कितने में ऐसे नज़र हटाते हैं, तो रोड से क्यों नज़र हटाना है। गुड थिंग अबाउट स्कोडा इज़ ना, वो सेफ्टी को बहुत प्रायोरिटी करते हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि सेफ्टी के एंगल से उनको सोचना चाहिए। जैसे आप काइलाक देखो या फिर कोई भी एसयूवी या हैचबैक देखोगे, बेस सेकंड बेस मॉडल में कभी आपको रियर वाइपर नहीं मिलेगा, बट स्कोडा वो देता है, बिकॉज उनको लगता है कि ये एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली एसी का बटन भी एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और मुझे लगता है वो होना चाहिए। थर्ड इज इसका कैमरा, मतलब ये डिबेटेबल टॉपिक है एक्चुअली। कैमरा आपको क्यों मिलता है गाड़ी में पीछे, कि आप रिवर्स करो, पीछे कुछ पड़ा है कि नहीं देख सको, उतना पर्पज़ ये सॉल्व कर देता है। बट इसमें ना ग्रेन्स आता है, तो इसी रेंज में जो आप कॉम्पिटिटर की गाड़ियाँ देखते हो उसमें वो ग्रेन्स नहीं आता है, वो स्मूथ रहता है, तो इस हिसाब से ये कैमरा क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। अब मेरा सीट एडजस्टमेंट वगैरह मैनुअल है, बिकॉज वो टॉप ऑफ द लाइन मैंने तब लिया था, उसके बाद तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सीट वगैरह सब दे दिया है। भाई देखो, जो भी कहानियाँ हैं मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, सब सच है, बट एक चीज़ है, 1 लाख चला लिया है, क्या ये गाड़ी और 1 लाख चल सकती है? आपका क्या राय है, कमेंट में बताओ। फिलहाल मैं इसको सोच के वीडियो के एंड तक बताता हूँ। अब है ना, इतना कुछ कर लिया है, तो खर्चा पानी का भी तो बात बनता है ना। मेरे चैनल में आप जो रेगुलर मेरे ट्रैवल वीडियोस देखते हो, आपको पता है मैं हमेशा खर्चा पानी बताता हूँ वीडियो के एंड में। अब ये 4 साल का खर्चा पानी पूरा तो नहीं, बट मोटा मोटा जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। मैंने जब गाड़ी लिया था ना, तब हमने एक 4 ईयर्स का सर्विस मेंटेनेंस पैक लिया था, जिसमें कि 4 सर्विसेज फ्री थी। इसकी फ्री मतलब क्या, 24,499, 24,500 हमने पे कर दिया था। ऑलमोस्ट 6,100-125 का पर सर्विस का अपना कॉस्ट था। इसके बियॉन्ड है ना, हमको बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं लगा, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अब देखो, कुछ कुछ एंसिलियरी खर्चे हैं, लाइक गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, ये सब आपका ओवर एंड अबव कंसिडर कर लो, बट जो बेसिक सर्विसिंग लेबर है वो इसमें इंक्लूड रहता है। और सर्विस सेंटर आपको बहुत कुछ बेचेगा, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। अगर वो आप नहीं लेते हो तो ये बेसिक सर्विस का ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार का कॉस्ट है इसका, मतलब 1.5 के साथ 1 का शायद थोड़ा सा कम होगा इससे। गुड पार्ट अबाउट स्कोडा VW इज़ कि इसका सर्विस इंटरवल 15,000 किलोमीटर पे है। तो जो आप लोग मेरे जैसा बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हो, तो आपका वहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट बच रहा है। तो फिलहाल देखो, गाड़ी चल चुकी है 1 लाख। ये अगर मैं शायद टाटा, महिंद्रा, Hyundai, मारुति या ऐसे ब्रांड्स में गाड़ी चलाता, तो हर 10-10 हज़ार या फिर 1 साल में मुझे एक सर्विस करानी पड़ती। 4 साल के हिसाब से 4 सर्विस करानी पड़ती, बट सिंस 1 लाख चली है गाड़ी, मेरे को 10 सर्विस करानी पड़ती। अगर उनका 6,000 देखोगे तो नेक्सॉन का भी शायद 6,000 का ही कॉस्ट है सर्विस का, ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार। उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 10 सर्विस में करीब आपका 70 से 75 हज़ार
आपको वो टाटा मारुति वो सब में लग जाएगा सर्विस। मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ ना, बिकॉज लोग सोचते हैं कि स्कोडा बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, कहाँ एक्सपेंसिव है, मैं आता हूँ उसमें, बट फिलहाल सर्विस के वाइज मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगा, बिकॉज मेरे को नंबर ऑफ सर्विसेज कम पड़े। अगर आप साल साल में एक करते हो देन वो इक्विवेलेंट ही है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो 6 सर्विस मुझे करने पड़े, बिकॉज 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90, ये मेरे 6 सर्विसेज हुए 1,05,000 में। नेक्स्ट सर्विस मेरा ड्यू है एंड इसका मेजर सर्विस आता है 1,20,000 एंड 60,000 पे। तो 60,000 का सर्विस भी मेरा बहुत एक्सपेंसिव तो कुछ गया नहीं। तो ओवरऑल सर्विस का आप 6 से 7,000 मान लो, 7,000 मान लो साल का। और आप सर्विस पैक भी ले सकते हो। अभी जैसे मैंने 7th एंड 8th सर्विस का है ना सर्विस पैक लिया हुआ है, उसके लिए शायद उन्होंने मेरे को कुछ 16,000 चार्ज किए। अभी का रेट कुछ 8,000 का चल रहा है इनका। तो मोटा मोटा अगर हिसाब लगा ले 6 सर्विस में 7 करके 42 to 43,000 का मैंने मोटा मोटा सर्विस कॉस्ट दिया। अब वो छोड़ के है ना, मेरे अलाइनमेंट बैलेंसिंग हमेशा बाहर से ही हुए हैं। सर्विस के बियॉन्ड ना आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे एक ब्रेक पैड का लाइफ होता है, लाइनर्स का लाइफ होता है, फिर आपके शॉक एब्जॉर्बर्स का लाइफ होता है। तो मैंने फिर बैटरी भी मैंने चेंज कराया। तो शॉक एब्जॉर्बर्स है ना, मैंने फ्रंट के चेंज कराए थे, पीछे का मेरा वारंटी में गया था। वारंटी रिपेयर में मैं आता हूँ कि क्या क्या हमने करवाया वारंटी रिपेयर में। तो फ्रंट के शॉक एब्जॉर्बर करीब शायद 28,000 का खर्चा गया था दोनों चेंज करने के। और क्योंकि वो कब मेरे को फील हुआ, बहुत बहुत जगह पे है ना मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस कम लगने लगा, गाड़ी थोड़ी सी घिसने लगी जो नॉर्मली घिसती नहीं थी ब्रेकर्स में। फिर हमने चेक किया तो उसके शॉक एब्जॉर्बर में उसका बुश वगैरह कुछ तो हिल रहा था, तो उसके वजह से इशू था। तो हमने फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर चेंज कराया। और पीछे ना थोड़ा सा साउंड आता है इसका, पता नहीं क्यों, ये एक इशू है इसमें। शॉक एब्जॉर्बर में हल्का साउंड आता है, बट आपको कंफर्ट लेके कुछ इशू नहीं देगा। तो वो मैंने है ना उसका पूरा वारंटी में पूरा पीछे के शॉकअप रिप्लेस करवा लिए, वो भी 6 महीने पहले ही करा है अभी, और पूरा 80,000 किलोमीटर के लिए रेडी है। तो करीब 85,000 में मेरे इसका फर्स्ट फ्रंट के शॉक एब्जॉर्बर्स चेंज हुए, और करीब 80,000 का लाइफ होता है नॉर्मली, तो विच इज़ फाइन। दूसरा मेरा खर्चा गया ऑन इट्स ब्रेक पैड्स, जो डिस्क पैड्स होते हैं ना आपके, तो वो मैंने 2 बार चेंज करवाए। वन अराउंड 43,000 किलोमीटर, दूसरा मैंने चेंज करवाया था अराउंड 75 या 75,000 के सर्विस में। तो पतली हो गई थी, चलती और, बट मैंने करा लिया। अब शायद और 30,000 चल चुका है तो एक और चेंज आएगा उसमें। तो ब्रेक पैड्स के करीब 7,000 ऐसे ही कुछ आए। और पीछे के लाइनर्स मेरे को एक बार चेंज कराने पड़े। आई थिंक दैट वाज ऑल्सो अराउंड 60 या 75,000 के अराउंड ही था। उसके शायद कुछ 4 से 5,000 आते हैं। अब अगर आप कुशाकी या टाइगुन ओन करते हो और ये टायर साइज़ आपका बड़ा है, तो ऑब्वियसली पैड के साइज़ बड़े होंगे, तो थोड़ा सा आपका कॉस्ट वहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगा। कमिंग टू बैटरी, गोवा में गए थे, ये एक हम लोग स्टैंडर्ड हुए थे। गोवा में हम एयरबीएनबी में थे, तो वहाँ से निकल रहे थे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब वो 3 साल के रेंज में जो होता है गाड़ी का, 3 साल एंड आई थिंक 60-70 हज़ार किलोमीटर में गाड़ी का बैटरी गया था। तो वहाँ पे हमने जंप स्टार्ट कराया, गोवा पंजिम के सर्विस सेंटर में गए, पूरा सीधा ड्राइव किया, सर्विस सेंटर में जाके रुके। हम लोग कहाँ, शायद सियोलिम तरफ थे, सियोलिम टू पणजी गए, वहाँ पे सर्विस सेंटर में बैटरी चेंज कराया, फिर मक्खन आ गए वहाँ से मुंबई, कोई टेंशन नहीं था। ये दूसरा कॉस्ट है। एक चीज़ है, मुझे पता नहीं वो कैसे हुआ, इसका जो लेफ्ट साइड का एसी का वेंट है ना, उसका जो क्लिप है वो कहीं तो अंदर टूट गया था। ऐसा हो सकता है कि मैंने स्कॉडा में एक बार एसी जंप क्लीन करवाया था, कि उसका क्या होता है ना, आपका जो डस्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है, मतलब लाइनर्स में सब कुछ में, तो इससे क्लीन कराना ज़रूरी है। आप अंदर कराओ, सर्विस सेंटर में कराओ, बाहर कराओ, आपका चॉइस है। तो वहाँ पे हो सकता है, या फिर मैं जहाँ पे नॉर्मली वॉश वगैरह कराता हूँ उसमें भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ हुआ, लेकिन ये टूट गया था। तो हम कोई ट्रिप में तो थे, रिया ऐसे कर रही थी, रिया एक्चुअली रिया कैमरा के पीछे, तुमने तोड़ा था क्या? तुमने नहीं तोड़ा, अच्छा ठीक है, चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, रिया ने नहीं तोड़ा, वहीं कहीं टूटा होगा। तो बट ये टूटना नहीं चाहिए। अब किसी ने एक्सटर्नल फोर्स डाला तो अलग बात है। तो ये पूरा जो एसी का वेंट है विथ दिस लेफ्ट पैनल, जो आपका डिस्प्ले है उसके नीचे से रन होता है, ये पूरा जो पियानो ब्लैक वाला, ये पूरा चेंज हुआ। इसका कुछ हम लोगों को 4,100-200 रुपये लगे। और यहाँ पे है ना, आपको लेफ्ट में नीचे एक प्रोटेक्टर रहता है, तो वो एक निकल गया था, वो प्लास्टिक के रहते हैं, प्लास्टिक का, वो कहीं तो लद्दाख में घसा होगा, टूट गया था, वो 140 रुपये का, बस उतना ही। और ज़्यादा हमने गाड़ी में कुछ भी चेंजेस में खर्चा नहीं किया, जो भी है सब स्टॉक है। हाँ, एक चीज़ है, ये जो वाइपर्स है ना, फिलहाल मेरे को चेंज करने हैं, ये क्लीन नहीं कर रहा है। जो डिफ़ॉल्ट स्लाविया में दिए थे वो मैंने निकाल के ना बॉश के, मैं क्लियर एडवांटेज वाले जो वाइपर्स है, ये नॉन स्पॉन्सर्ड है एंड बॉश, इट्स हाई टाइम यू शुड पे मी, बिकॉज मैंने पहले भी अपने चैनल में दिखाया है। अभी 2 वाइपर्स और पड़े चेंज करने मेरे को। ये जो है ना बॉश के क्लियर एडवांटेज वाइपर्स, दे आर रियली गुड। और यहाँ पे जो रिमलेस वाइपर है ना, तो ये अच्छा सक्शन भी ऐसा बन जाता है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। और तो बाहर का मैंने कुछ लगाया नहीं है। हाँ, इसके जो स्क्रीन गार्ड है मैं सोच रहा हूँ उसको चेंज करके लगाऊँ। मैं 1-2 ब्रांड्स के देख रहा था, आर्मर गार्ड और वो,
अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो मुझे भेज देना, मैं आपका भी रिव्यू कर दूंगा। तो मुझे स्क्रीन गार्ड इसके चेंज करने हैं और ऊपर का प्लास्टिक भी निकालना है। आप लोग भी कमेंट में करते हो, आज ही निकालेंगे, आज सारे प्लास्टिक्स निकालेंगे, सिर्फ वो स्क्रीन गार्ड का छोड़ के। स्क्रीन गार्ड तभी निकालेंगे जब मुझे कोई स्क्रीन गार्ड भेजेगा। जब स्कोडा की ओनरशिप की बात हो रही है, हम जानते हैं कि जापानीज गाड़ियाँ ज़्यादा रिलायबल होती है, तो रिलायबिलिटी पे अपना बात तो बनता है। तो देखो, गाड़ी ने मेरे को रिलायबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं दिया, कहीं भी मैं ऑन द रोड साइड स्टैंडर्ड नहीं हुआ। बट एक बात है, इस गाड़ी ने ना सर्विस सेंटर के बहुत चक्कर मारे, सर्विस सेंटर ने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं आपको ना एक एक करके बताता हूँ। और एक क्या होता है ना, आप जब लॉन्च मॉडल की गाड़ी खरीदते हो तो कुछ ना कुछ इशू होता है। इवन मेरे एक जान पहचान में किसी ने XUV 300 लिया था, तो वो घर आए तो उनके DRL नहीं ऑफ हो रहे थे, कुछ तो IC में इशू था। ऐसे फर्स्ट बैच गाड़ियों में ना कुछ कुछ इश्यूज होते हैं, तभी फर्स्ट बैच गाड़ियों का दाम कम रहता है। और मुझे ये ना, हाँ, जो प्राइस में आते हैं, तो मैंने ये 16,19,000 के शोरूम पे लिया था, BH रजिस्ट्रेशन के साथ, इंश्योरेंस के साथ मेरे को 17.4 लाख का पड़ा था, 17.37 लाख टू बी प्रिसाइज, अलॉन्ग विथ सर्विस पैकेज जो मैंने लिया था। तो फिलहाल आ जाते हैं फिर टॉपिक में, इसने मेरे को क्या क्या इशू दिया। पहले मेरे को है ना, इसका जो क्लच पेडल है वो करीब 26-27 हज़ार के पास वो है ना नीचे स्टक हो जा रहा था। एंड ऐसा नहीं कोई रुक रहा था, मतलब नीचे से पैड से ऊपर करते हैं तो वो फिर ऊपर आ जाता था। तो हमने टैक्टफुली चलाया, फिर सर्विस सेंटर में दिया। उस समय कांदिवली रहता था, तो वहाँ पे मोदी स्कोडा गोरेगांव का जो है ना, वहाँ पे दिया था। उन्होंने पहले स्लीव चेंज किया, पहले तो ब्लीडिंग किया, स्लीव चेंज किया, वो है ना सॉल्व नहीं हो रहा था। देन उन्होंने मेरे को एक कुशाक दिया था टाइमिंग चलाने के लिए, तो वो दैट वाज पॉजिटिव। एंड साथ में उन्होंने ना इसका पूरा रिलीज बियरिंग से लेके पूरा क्लच असेंबली चेंज कर दिया था, क्लच प्लेट वगैरह नहीं किया उन्होंने, सो दैट इज़ गुड। उसके बाद वो चल रही थी, बट वो 43,000 किलोमीटर के रेंज में फिर से मेरे को वो प्रॉब्लम दिया, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो उस समय मैं थाने में था, तो मैं रीजन स्कोडा में गया और उसके साथ मैंने ना सीट का भी प्रॉब्लम बताया था उनको। तो रीजन स्कोडा ने क्या किया, उन्होंने मेरे को उस समय रैपिड दिया था। इस बहाने ना मैंने स्कोडा के बहुत गाड़ियाँ चलाई है, तो उन्होंने मेरे को कुछ दिन के लिए रैपिड दे दिया था। तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव चेंज द एंटायर क्लच का असेंबली फिर से, तो रिलीज बियरिंग से लेके स्लीव से लेके मास्टर सिलेंडर सब उन्होंने फिर बदल दिया। और इसका सीट में क्या प्रॉब्लम होता था, जो फर्स्ट बैच ऑफ स्लाविया चलाते हो शायद आपको वो प्रॉब्लम हो, सीट जो होती है ना एक लोहे के फ्रेम में बैठी रहती है, तो शायद वो फ्रेम में कुछ तो एडजस्टमेंट का इशू था। तो जैसे ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैं ब्रेक लगाता हूँ, तो मैं फील करता था सीट हल्का सा ऐसे आगे गया, फिर जैसे ही मैं एक्सेलेटर मारता हूँ मुझे लगता था सीट ऐसे पीछे गया, तो टक, एक टक टाइप का एक साउंड आता था, एंड बहुत फाइन था। बट मैंने उनको बताया, तो स्कोडा बिंग स्कोडा, छोटा सा भी इशू है वो देखते हैं कि उसके पीछे RCA क्या है, रूट कॉज क्या है। तो उन्होंने है ना सीट का जो नीचे का पूरा बेस है वो चेंज कर दिया था, वो भी वारंटी में हुआ। फिर एक दो रेटलिंग नॉइज़ मेरे को इस जगह से आते थे, तो वो भी कुछ उन्होंने स्प्रे वे किया, वो रेटलिंग नॉइज़ का भी प्रॉब्लम उन्होंने कर दिया था, वो स्प्रे में ही चला गया था, मतलब बड़ा कुछ इशू था नहीं। फिर आ रहा था मेरा शॉक एब्जॉर्बर के जो पीछे जो आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने शॉक एब्जॉर्बर कुछ शायद 45,000 या 50,000 के रेंज में उन्होंने मेरा पीछे का शॉक एब्जॉर्बर वारंटी में चेंज किया था। पीछे का शॉक एब्जॉर्बर फिर जो मैं बताया था 80,000 में फिर उन्होंने वारंटी में चेंज किया, 2 बार उन्होंने चेंज किया, बट उसमें ना बार बार वो साउंड आ ही जाता है। मैं जब सर्विस सेंटर में इंजीनियर से भी बात कर रहा था, शायद ये रिपीटेटिव स्कोडा में आ रहा है। रिसेंटली जब मैं अराउंड 90-95,000 किलोमीटर में था, तो मेरे को है ना एक EPC एरर आ रहा था हाईवे में। आई थिंक ये कसारा घाट में मैं स्टेयरिंग काट रहा था, तो उसमें कुछ ट्रक आ गया, तो मैंने ब्रेक लगाया था, EPC एरर। बट EPC एरर के साथ गाड़ी चल रही थी, तो घाट उतरा, मैं पहले गाड़ी साइड किया, बंद किया, स्टार्ट किया, EPC एरर जा चुका था, तो समझ में नहीं आया। उसके बाद करीब 3 महीने बाद फिर से EPC एरर आया, वो भी फिर रिस्टार्ट के साथ चला जाता था। तो मैं ChatGPT, आजकल तो देखो AI का ज़माना है, ChatGPT वगैरह से पूछ रहा था, तो बोल रहे थे स्कोडा VW की इन गाड़ियों में ना ये ब्रेक का थोड़ा सा इश्यूज़ रहता है, वो ब्रेक की वजह से होता है, ये स्कैन करके समझ में आता है, जो जनरल है वही ChatGPT भी बताया। तो मैंने सर्विस सेंटर में दे दिया था पिछले सर्विस के टाइम, उन्होंने स्कैन वगैरह करके देखा, वो जो जब भी मेरा ब्रेक दबता है और ABS हिट करता है, तो वो एरर आ रहा था, EPC एरर। एंड जो ब्रेक का जो होज़ है, जहाँ से ABS हिट होता है, उसका होज़ के वॉशर के वहाँ पे कुछ लीकेज था, उसमें 100 रुपये का खर्चा आया, तो 100 रुपये का कुछ उसने वॉशर वगैरह रिप्लेस किया, वो EPC एरर फिर से चला गया। और एक चीज़, जब हम रिलायबिलिटी में बात कर रहे हैं, एंड लोगों का है ना क्लच प्लेट लेके एक बहुत रहता है, बट देखो भाई, मेरे वीडियो में तो आपने देखा है, उमलिंगला की पहाड़ियाँ, खरदुंगला, लाचुंगला, लद्दाख के हर एक पहाड़ियाँ, सोमोरिरी, आज के दिन रास्ते बने हुए हैं, उस समय ऑफ रोडिंग था। वो जो मनाली से ये जो आपका जिस्पा वगैरह, उधर जो हिमाचल का पैच है जहाँ पत्थरों पे हमने गाड़ी चलाई थी, ये सब पैच हैंडल किया। पहाड़ों में लाइक अरुणाचल के पहाड़े, मेघालय के पहाड़े, कुर्ग के पहाड़ी, सब हमने किया। क्लच प्लेट में अब तक मेरे को कोई इशू नहीं आया आफ्टर 1 लाख किलोमीटर। सो दिस इज़ ए रियल पॉजिटिव
ड्राइविंग के ऊपर होती है, बट पहाड़ों में ना क्लच ज़्यादा घिसता है। इन स्पाइट ऑफ माई हिल ड्राइविंग इसका क्लच प्लेट अब तक हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो टचवुड, वुड कहाँ है, वुड नहीं है, बट टचवुड नहीं पड़े तो अच्छी बात है। तो ये मैं मतलब मान गया, 1 लाख के ऊपर भी क्लच प्लेट में कुछ नहीं हुआ, इज़ रियली आउटस्टैंडिंग। एक बार है ना, मैं छत्तीसगढ़ में, चैनल वालों को पता होगा, छत्तीसगढ़ में मैं एक हवा के लाइन में था, एक एमजी वाले अंकल रिवर्स आके यहाँ पे ठोक दिए। उसको आगे जाने बोला हवा वाला, वो पीछे आके इधर ठोक दिए। वहाँ पे तो मुझे समझ में नहीं आया, बट बाद में मैंने देखा कि इसका जो फ्रेम है ये हेडलाइट का, ये क्रैक हो चुका था। फिर इसको है ना मैंने इंश्योरेंस में रिसेंटली रिप्लेस करवाया। बट इसको रिप्लेस करने के बाद मैंने क्या रियलाइज़ किया, ये जो DRLs है ये पूरे वाइट है, वो वाले में हल्का येलोइश कलर था। फिलहाल रिसेंटली 4 साल के साथ 1 लाख के साथ मैंने वारंटी भी, एक्सटेंडेड वारंटी 21,000 से रिन्यू करवाए तो है, क्योंकि वारंटी मैंने रिपेयर देखा है कि स्कॉडा में कितना ज़रूरी है, महंगी चीज़ें वो हो जाती है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, एक्सटेंडेड वारंटी में स्टार्टर मोटर और हेडलाइट कवर नहीं होता। तो 4 साल होने के 7 दिन बाकी थे, तो हमने सर्विस सेंटर में बोला देखिए ये तो चेंज हो गया इंश्योरेंस में, बट ये DRL और वो DRL मैच नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, वारंटी में आपका दूसरा हेडलाइट बदल देते हैं। तो उन्होंने भी बहुत स्मूथली मेरा वारंटी में एक हेडलाइट बदल दिया। अगर आपके गाड़ी का 4 साल नहीं हुआ है, देखो DRL कैसा दिख रहा है, अगर पीला पड़ गया है जाओ सर्विस सेंटर में और उसको वारंटी में बदलो। देखो गाड़ी हमने पैसे डाल के लिए हैं तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, है ना। एंड गुड पार्ट इज़ कि बहुत ब्रांड इसको शायद ऑथराइज नहीं करते। Hyundai में मेरे फॉगिंग की इशू थी हेडलाइट में, उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया था, बट स्कॉडा बिंग स्कॉडा दे हैव चेंज्ड इट, सो विच आई रियली अप्रिशिएट। देखो वीडियो तो लंबा हो रहा है, इस वीडियो को है ना मैं अपने जर्नी तक ही रखना चाहता था, बट मेरे को है ना एक क्वेश्चन है। जब सर्विस कॉस्ट आप बोलते हो ना, जो चीज़ें होती है, जैसे मैं अभी डिस्क पैड का बात किया, चीज़ें जब स्ट्रॉन्ग होंगी, बड़ी होंगी, तो ऑब्वियसली आपका स्पेयर का पार्ट का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ओवरऑल अगर कॉस्ट की बात करूँ, जो भी टोटल हो रहा है ना मेरे दिमाग में बैठ रहा है, वो मैं डाल देता हूँ। ये छोड़ के हर 7-8-10 हज़ार किलोमीटर पे मान लो मैंने गाड़ी का अलाइनमेंट बैलेंसिंग किया, वो करीब 2000 में मैं बाहर कराता था। ये छोड़ के टायर्स 2 बार चेंज हुई, आपका टायर का अलग वीडियो मिल जाएगा। जो इनिशियली C8 एंड गुडियर थे वो तो मैंने निकाल दिए, फिर मैंने लगाए थे मिशलिन के पायलट स्पोर्ट 4। मिशलिन के पायलट स्पोर्ट 4 मैंने चेंज किए थे अराउंड 55,000 से 56,000 किलोमीटर पे, उसको मैंने चलाया 95,000 पे। 95,000 पे मैंने फिर मिशलिन के प्राइमेसी लिए, बट इस बार मैंने क्या देखा, मेरे करीब 2 साल में मेरे को है ना टायर रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने बोला भाई स्टॉक में जितना पुराना टायर है वो दे दो, बिकॉज एक टायर का लाइफ है ना करीब 5 साल होता है रबर का। तो मैं अगर 2 साल चलाऊंगा तो 1 साल पुराना टायर भी लिया तो भी उसका एज 3 ईयर्स ही होगा। तो इसलिए मैंने डिस्काउंट करा के ना करीब 40,000 में इस बार प्राइमेसी 4 डाले हैं। पायलट स्पोर्ट 4 एंड प्राइमेसी 4 में अगर मैं बोलूँ तो प्राइमेसी 4 ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है आपको, बट पायलट स्पोर्ट 4 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज एंड स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वो थोड़ा सा बेटर लगा। वो बहुत माइनर है, अगर आप बहुत एफर्ट नहीं डालोगे तो आपको वो वेरिएंस पता नहीं चलेगा। तो यही है जो टोटल खर्चा है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देता हूँ, आप देख लो। जो सर्विस सेंटर के कॉस्ट है, जो टायर्स के कॉस्ट है, एंड जो अदर अलाइनमेंट बैलेंसिंग के कॉस्ट है, तो यही है पूरा। अच्छा, जब सर्विस की बात कर रहे हैं तो एक बात बताना मैं रह गया था, जो इसका इंजन ऑयल है ना, इंजन ऑयल मैं जब बहुत भगा के चलाता हूँ, मैंने रियलाइज़ किया 15,000 किलोमीटर नहीं चलती है। तो वैसे में 0W20 इंजन ऑयल जो है ना, मैंने स्कॉडा VW का लेके रखा हुआ है, जब ज़रूरत पड़ता है मैं अपने हिसाब से टॉपअप कर लेता हूँ। वो 3.5 लीटर का इसका बेसिक इंजन ऑयल का टैंक है, वो कभी कभी कम पड़ जाता है 1500 किलोमीटर के सर्विस के हिसाब से, वो एक एडिशनल कॉस्ट है। फिलहाल मार्केट में है ना रील्स में इथानॉल E20 चल रहा है बहुत। देखो मेरे को बेसिक नॉलेज तो है, बिकॉज हमने कॉलेज के टाइम पे ना, मेरे कॉलेज में इनफैक्ट बायोडीजल रिसर्च हो रहा था जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, 2007-8 की बात कर रहा हूँ। बट इथानॉल जो वो मिक्स कर रहे हैं ना, उससे मेरी इफ़िशियंसी थोड़ी सी तो कम आई। मेरा जो हाईवे में करीब 15 का माइलेज होता था, वो अब मेरे को कभी 13.5-14 भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा E20 का फैक्टर है। क्या पता कि गाड़ी पुरानी हुई है कि नहीं, नेक्स्ट सर्विस के बाद देखते हैं कुछ चेंजेस आता है कि नहीं। फिलहाल इथानॉल की अगर बात करूँ तो स्कॉडा ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था, ऐसे तो इसका E5 E10 लिखा हुआ है, बट स्कॉडा ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था कि 2020 के बाद जितनी भी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं वहाँ पे इथानॉल का इशू नहीं है, वो काइंड ऑफ कम्पेटेबल है। बट एट द सेम टाइम जितना मैंने देखा हुआ है और जितना मुझे साइंस पता है, केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, इथानॉल जो है ना काफ़ी टाइम आप छोड़ोगे तो नीचे पानी छोड़ देता है, वो कहीं रस्टिंग करती है। जो आपके होजेस वगैरह होती है, इंजन कोटिंग्स
ऑयल टैंक कोटिंग्स, ये सब अगर उस हिसाब से नहीं है तो वहाँ पे जाके वो थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा। एंड होजेस वगैरह ये आपको फ्यूचर में चेंज करना पड़ सकता है, बट दिस इज़ फॉर एकदम ओल्ड कार्स बोल रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि 2020 के बाद गाड़ी है तो इवन आपका अगर होंडा सिटी भी है, वो बोल रहे हैं 9 साल से हम लोग वो कंपेटेबल बना रहे हैं, तो उतना ज़्यादा मुझे इशू लगता नहीं है। बट एक चीज़ है, इथानॉल अगर आप मिला ही रहे हो, पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता। अभी मैं फिर भी पावर 95 स्पीड यही सब डलवाता हूँ, XP 95, उसका भी 121 का रेट चल रहा है मुंबई में, बहुत महंगा पड़ रहा है पेट्रोल। एंड जबकि आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है, साथ में इतना वीट, इतना पानी, अभी देखो मुंबई में 40 दिन का ही पानी बचा है, इथानॉल में पानी बहुत खर्चा हो रहा है। तो चलो मैं अभी वो सब में घुसना नहीं चाहता। फिलहाल अगर XP 100 पेट्रोल मुझे कोई 100 रुपये में दे देता था तो देन नथिंग लाइक इट। फिलहाल देखो उतना इशू नहीं है, चलेगा, इंजन में इम्पैक्ट नहीं करेगा। डीजल वाले बहुत खुश हैं, बट ज़्यादा दिन नहीं है, ये आइसोब्यूटेन बहुत चल रहा है कि वहाँ पे भी मिलावट होने वाली है। फिलहाल मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मैं आगे ये गाड़ी को 1 लाख और किलोमीटर चलाऊँगा क्या, या चला सकता हूँ क्या? तो आंसर इज़ येस, दिस कार इज़ एज न्यू एज इट वॉज बिफोर। 1,20,000 पे हम मेजर सर्विस करा लेंगे इसकी, और ये आराम से 1 लाख किलोमीटर चल सकती है। हाँ, शायद कुछ मेंटेनेंस जो रेगुलर आएगा वो हम कराते रहेंगे, बट गाड़ी में तो भाई दम है। और आप लोग मेरे को पूछते रहते हो मैं गाड़ी चेंज का सोच रहा हूँ कि नहीं। फ़िलहाल तो देखो एक SUV विथ 4x4 का मेरा मन है, बट 30 लाख के बजट में ना आपको अच्छा 4x4 मिलेगा नहीं। तो इसलिए मेरे को 4x4 के हिसाब से कोडियाक, अभी टेरॉन लॉन्च हुआ, और ये सब के बियॉन्ड कुछ गाड़ियाँ दिख नहीं रही है, तो इसके लिए मेरे को शायद रुकना पड़ेगा, थोड़ा और पैसे कमाने पड़ेंगे। आप लोग थोड़ा लाइक्स व्यूज़ दोगे तभी होगा। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा आप कमेंट में डाल सकते हो, बट मेरा एक क्वेश्चन है। तो देखो स्कोडा का ये स्लाविया, वर्टुस, ये दोनों हो गए जर्मन फैमिली। इसके कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो उस सेगमेंट में आपका आता है वर्ना। वर्ना इनफैक्ट बहुत ड्रैग रेस मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे, वर्ना ने इसको पीछे छोड़ा है इन टर्म्स ऑफ ड्रैग रेस। तो वर्ना आता है और होंडा सिटी आता है। ये बताओ मेरे को, यहाँ पे स्कोडा में और VW में 5 वोल्ट है, तो वर्ना वगैरह में 4 वोल्ट क्यों है? वीडियो को इसी नोट पे यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज रोड ट्रिप के साथ मैं गाड़ी के बारे में भी आपको बताते रहता हूँ। और अगर आप ये मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो you should definitely go watch our Northeast series, you should definitely watch our Kanyakumari series, and भाई you cannot miss our Ladakh series, our night drives, and इतने जो माइल्स हमने इस गाड़ी के साथ कवर किए हैं। चलो, see you in the next vlog, till then bye।